नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस साल की थीम गेटवे टू फ्यूचर यानी भविष्य का द्वार है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए यह 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। भारत यूएई के साथ कई अहम समझौते इस ग्लोबल समिट में हुए और 34 भागीदार देश और भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा में 3 गुना की वृद्धि हुई है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। उन्होंने कहा कि 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आज भारत में 149 एयरपोर्ट हैं और जिस तरह से नए विचारों को यहां मंच दिया जा रहा है, अगले कुछ वर्षों में विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत यहां पर शामिल होगा। विश्व कल्याण के लिए भारत लगातार प्रतिबद्ध है। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण गुजरात में विश्व व्यवहार, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कहा कि भारत आज दुनिया के ग्रोथ इंजन की भूमिका में है। पीएम मोदी ने विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में अडानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हरित आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं। अगले 5 वर्षों में अडानी समूह गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर से वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ा है। समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। इस समिट में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज शिरकत की। यहां उन्होंने नीदरलैंड की राजदूत मरीसा गेरार्ड से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए प्रस्ताव रखते हुए कहा कि औद्योगिक क्रांति के लिए देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम ने स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई विकास, नई प्रौद्योगिकी, हरित और स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टिकाऊ ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस प्रदर्शनी में 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में हिस्सा लेने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अहमदाबाद पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद उनकी अगुवाई की और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में हवाई अड्डे से गांधीनगर तक रोड शो किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और फूड पार्क सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एक हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन किया। को संबोधित करते हुए कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता व एकात्म मानवतावाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय व खुशहाली लाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन पर लिखी गई यह पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच व विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया और उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत झलकाई बाई की जयंती मनाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कल फतेहाबाद जिले के गांव पिरथला पहुंचे, जहां उन्होंने टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 174 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक मजबूत व्यवस्था बनाकर गाँव का शहरों की तर्ज पर विकास करवा रही है। गाँव के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की हैं। प्रदेश के 108 गाँव में सीवरेज प्रणाली विकसित की जा रही है और गांव में एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में 11 एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। हमने प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बनाई कि गांव मॉडर्नाइज किया जाए, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी जाए, पंचायती राज में 33% राशन डिपो में दी जाए और उन सब पे सर पार्टी ने काम किया। 75% रिजर्वेशन भी हमने कानूनी तौर पर लाया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है और इस महीने के अंदर हम अपनी एसएलपी फाइल करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने जो काम करवाया है 4 साल के अंदर, किसान को जो समृद्धि दी है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आम कमेरे की ताकत को हमने बढ़ाने का काम और जनता इसमें हमारा साथ है कि दोनों चुनाव इकट्ठे हो। इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समय बचता है, खर्चे बचते हैं और दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन जो प्राइमरी बॉडी है जिसको 2 बार एक प्रदेश में लोकसभा फिर विधानसभा कराने पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा काम कम है। आज की परिस्थिति में रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी कमेटी इस पर विचार कर रही है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने कहा कि पराली नहीं जलाने के जीरो बर्निंग लक्ष्य को सभी के साझे प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। पराली प्रबंधन जहां किसानों की आमदनी का बेहतर जरिया है, वहीं वातावरण व स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कैथल के लघु सचिवालय में जिला प्रशासन व डिलोइट के संयुक्त तत्वाधान में पराली में सहयोग व अच्छा कार्य करने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी प्रशांत पवार ने कहा कि जिला में पराली प्रबंधन व किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पूरे जिले को 8 क्लस्टरों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों के साथ साथ टीमें गठित की गई थी, जो निरंतर क्षेत्र में जाकर पराली प्रबंधन की दिशा में कार्य कर रही थी और किसानों को जागरूक भी कर रही थी। इसके साथ साथ डिलोइट कंपनी ने भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके किसानों को जागरूक किया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरपर्सन पी राघवेंद्र राव ने कहा कि इस वर्ष जिला कैथल ने पराली नहीं जलाने की घटनाओं में 60% की कमी लाकर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए जिला प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के किसान बधाई के पात्र हैं। खास बात यह है कि कैथल जिले में जो रिडक्शन है पिछले साल से कंपेयर किए तो वो 60% है, सराहनीय है, एग्जेम्पलरी है और इसके लिए पूरा क्रेडिट डिप्टी कमिश्नर को और उनका पूरा टीम को और सभी फार्मर्स को सबको जाता है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल हर खेत में जहाँ ये पराली नहीं जलाते हैं उनको 1,000 रुपया देते हैं, और मेरा पानी मेरे विरासत के तहत भी बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का भी काफ़ी अच्छा इंसेंटिव्स है। और जो रेड कैटेगरी या येलो कैटेगरी से ग्रीन में आ जाते, जीरो बर्निंग तक आ जाते हैं, उनको पंचायत को भी बहुत अच्छा इंसेंटिव्स है। इस टाइप का जो नंबर ऑफ स्कीम्स है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है, इसको कम करने के लिए वो सराहनीय है, और हम इस दिशा में और भी अच्छा काम करेंगे ताकि आईईसी एक्टिविटीज़ में और स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि लोगों को ये पहुंचा दे कि क्या क्या बेनिफिट्स है, और ये जो इसका हेल्थ के ऊपर जो असर पड़ता है, जो पराली जलाने से, उसको धुआं को इनहेल करने की वजह से उसका जो बैड इफेक्ट्स के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पलवल जिले के गांव मानकोला में एक किसान परंपरागत खेती छोड़कर फूलों और सब्जियों की खेती कर रहा है। किसान ओमवीर मलिक का कहना है कि वो पिछले 15 वर्षों से फूलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जहां एक तरफ उन्हें इस तरह की खेती से कम लागत और ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो रहा है, वहीं सरकार द्वारा उन्हें प्रत्येक किस्म की सब्जियों और फूलों की फसलों पर अनुदान भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की खेती की और रुख करना चाहिए। सरकार की तरफ से किसानों को 16,000 से लेकर 24,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। धानों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था उसमें जी, खाद दवाई वगैरह पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती थी। जब से हमने फूलों का और सब्जी का काम संभाला है तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इसमें हरियाणा सरकार भी हमारा बहुत सहयोग कर रही है। इसमें हमको 1 एकड़ पे 24,000 रुपये फूल पर देती है। हम किसानों से यही कहेंगे, आप परंपरागत खेती छोड़कर फूलों पे और सब्जी पर ज़्यादा फोकस करें। साल में धान गेहूं में लागत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से 1 एकड़ में 15-20 हज़ार रुपये बचते हैं। फूलों में 2-2.5 लाख रुपए के आसपास बच जाता खर्चा काट के। किसान ओमवीर मलिक ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ में गुलदावरी, स्टाक, रजनीगंधा इत्यादि फूलों व प्राकृतिक सब्जियों की खेती कर रहे हैं और यह खेती वे अपनी जमीन पर पिछले 15 वर्षों से अच्छा लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो सभी किसानों की तरह परंपरागत खेती करते थे। उन्होंने बताया कि वे अपनी फसल को गाजीपुर, दिल्ली फूलों की मंडी में स्वयं बेचते हैं, जिससे उन्हें और अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। आपका ये मल्टी है और गुलदावरी है, सनफ्लावर है और टीप रोज वगैरह, ये कई तरह की वैरायटियाँ, ये एक ग्रास वगैरह के रहते हैं पौधा। ये सर हम यहाँ से अपने इन पे लेबर से कटवाते हैं। यहाँ से हम रात को 12 बजे दिल्ली गाजीपुर मंडी के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे इसका हमें उचित मूल्य मिलता है। धानों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, पानी का भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था उसमें जी, खाद दवाई वगैरह पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती थी। इसमें बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा ये मुनाफे का सौदा है। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रजाक ने बताया कि सरकार की तरफ से किसानों को फूलों की खेती करने पर 16,000 से लेकर 24,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। गाँव मांदकोल में हर साल लगभग कम से कम भी 50 से 100 एकड़ में खेती होती है, और इसमें जो मांदकोल के किसान हैं, क्योंकि दिल्ली नजदीक होने के कारण उनको आमदनी अच्छी प्राप्त होती है। और मांदकोल के टच में जो फरीदाबाद एरिया लगता है, उसमें भी लगभग 500 एकड़ में फ्लावर्स की खेती होती है। तो इन ये पेच है हमारा मांदकोल और घोड़ी, पलवल, इधर धतीर, आगे फिर पारौली, फिर आगे बढ़ के इधर में पलवल में ज्यादा बहुत ज्यादा लगता है। इस प्रकार इस साल हमारे पास लगभग 100 हेक्टेयर का टारगेट है, जिसमें से हम अब तक किसानों को 15 लाख रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। 1 एकड़ पे जो सब्सिडी देने का प्रावधान है वो लगभग बल्बस फ्लावर्स पे 16,000 से 24,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से है। और जिन किसानों से, जैसे कि ओमवीर है मांदकोल का, ओंकार है मांदकोल का, ये किसान बहुत अच्छे किसान है, इनको सब्सिडी बागवानी विभाग द्वारा दे दी गई है।
प्रदेश की शुगर मिलों में गन्ने की आवक जारी है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, गन्ने के बढ़िया दाम और समय से हो रहे भुगतान के चलते करनाल के किसान काफी खुश हैं। सहकारी शुगर मिल के प्रबंध निदेशक हितेंद्र कुमार ने बताया कि मिल ने 14 नवंबर से अब तक 15 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने की पिराई कर ली है तथा 10.38% रिकवरी के साथ मिल ने 1,34,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। उन्होंने बताया कि मिल में स्थापित 18 मेगावाट के प्लांट से इस पिराई सत्र में करीब 16,94,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को बेच दी है, जिससे मिल को 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी अर्जित होगी। एक विशेष कार्यक्रम के तहत किसानों को गन्ने की अदायगी अब मात्र 5 दिनों में कर दी जाती है। किसानों के लिए ऑनलाइन टोकन सिस्टम लागू किया गया और साथ ही उनके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अभी अगर हम देखें तो 14 नवंबर से लेके अब तक जो है करीबन 17,68,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है और 10.38 की रिकवरी हमारी रही है और करीबन जो है 1.5 लाख क्विंटल से ज़्यादा जो है चीनी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 18 मेगावाट कोजन प्लांट से जो है अभी तक करीबन 2 लाख किलोवाट जो है उत्पादन किया जा चुका है, जिसको हमने UHB को सेल किया है। इससे मिल को करीबन हमारे इस सत्र में 25 करोड़ की अतिरिक्त जो है आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो किसानों की जो पेमेंट है वो अब की बार हम हर 5वें दिन जो है कर रहे हैं और आज तक की पेमेंट जो है आज शाम तक उनके अकाउंट में चली जाएगी और कल उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। शुगर मिल की बेहतर व्यवस्था से किसान काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि जहां पहले गन्ना बेचने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। गन्ने का भुगतान भी उन्हें तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार उन्हें गन्ने का अच्छा भाव दे रही है। पेमेंट भी बिल्कुल सही है जी, सिस्टम बिल्कुल मिल का बढ़िया है, जिम्मेदार भी खुश है, सब कुछ ना ज़्यादा टाइम लगता शुगर मिल में, टाइम साथ के साथ और साथ के साथ जाओ जी, खाने पीने सब जल की सब मिल में बहुत बढ़िया सुविधा हो रही। ऑनलाइन टोकन हो रहा, 1.5-2 घंटे में 3 घंटे में किसान खाली होकर घर चले जाए और जो कोई लेट सवेर हो जाए रात ना रहना भी पड़ जाए। कंटीन में बहुत बढ़िया सुविधा है, हीटर लग रही, नीचा कंबल गर्म है और पेमेंट भी बढ़िया है जी। एक की बार की तो हमने पूरी जिंदगी होगी कभी ऐसी पेमेंट देखी नहीं। मुकाबले काफ़ी सुविधा ऑनलाइन टोकन होने तक जो था ठीक है। जिम्मेदार 1 घंटा भर रहा है मिल में, अपने खाली होकर अपने घर चले जाता है, अच्छी पेमेंट हो रही। हिसार के महावीर स्टेडियम में 5 जनवरी से शुरू हुई 67वीं नेशनल स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कल शाम संपन्न हो गई। हिसार के शिक्षा विभाग ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमेमें 27 राज्यों के लगभग 1100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना। पुरुष वर्ग में हरियाणा ने पंजाब को 40-37 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। पंजाब ने रजत पदक व राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला वर्ग में हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 22-19 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश ने रजत पदक व बिहार ने कांस्य पदक जीता। 67वीं नेशनल स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग ने सभी खिलाड़ियों, कोच, हिसार प्रशासन का शिक्षा विभाग की ओर से आभार जताया। उन्होंने शहर के निजी स्कूलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था निजी स्कूलों की तरफ से की गई थी। तो सभी राज्यों के खिलाड़ियों का, कोचेज साहिबान का, जिला हिसार के प्रशासन की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरा, अभी जो आज अंतिम निर्णय प्राप्त हुए हैं, प्रथम और द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तो लड़कों के अंडर 19 वर्ग में जो प्रथम स्थान हरियाणा, द्वितीय स्थान राजस्थान और तृतीय स्थान हिमाचल। इसी प्रकार से लड़कियों के वर्ग में प्रथम स्थान हरियाणा, द्वितीय स्थान हिमाचल और तृतीय स्थान बिहार। हरियाणा पुरुष टीम के कप्तान विपुल ने कहा कि यह प्रतियोगिता शानदार रही। टीम के कप्तान ने कहा कि फाइनल में पंजाब के साथ मुकाबला बहुत अच्छा रहा और मैच में काफी कुछ सीखने को मिला। महिला हैंडबॉल टीम की कप्तान मंजिल ने कहा कि फाइनल मुकाबले में कोच के निर्देश पर टीम ने खेल दिखाया। मंजिल ने कहा कि टूर्नामेंट में खाने, ठहरने व आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
हमारा मैच पंजाब के साथ था और बहुत ही बेहतरीन मैच लगा। बहुत ही अच्छा मज़ा आया मैच खेल के, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छा मैच था। पूरी सफलतापूर्वक और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हुए टूर्नामेंट सफल हुई है। इसमें हमारे कोचेज़ और प्लेयर्स, सीनियर्स और सबसे मेन हमारे सर हैं जो कुलदीप सर हैं, इन्होंने बहुत ध्यान दिया। हमारा मैच फाइनल मैच लगा था सर हिमाचल के साथ, जिसमें हमारे स्कोर 33-30 का स्कोर रहा था, जिसमें हम 3 के स्कोर से जीते थे। यहाँ कर सर सबसे मुश्किल टाइम था सर। एक आप समझ जब मैच के अंदर जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना होता है। सबसे बेस्ट रहा है कोच का इंस्ट्रक्शन की भी। कोच ने हमें ये बताया कि किस टाइम क्या करना है। सबसे बड़ी हेल्प जो मिली वो हमने हमारे कोच से मिली ही कि भाई इस टाइम ये करना है, वरना शायद ये मैच जा भी सकता था हाथ से। वहीं कोच कुलदीप नैन ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों की महिला व पुरुषों की 27 टीमों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया। 27 राज्यों की टीमों ने भाग लिया, 27 बॉयज़ और 27 गर्ल्स की टीमों ने भाग लिया, जिसमें हम ऑर्गेनाइजर होने की भूमिका के निभाने के लिए हमारे आभारी हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के। हम आभारी हैं YSO श्री रामपाल हुड्डा जी के, जिन्होंने समय समय पर गाइडेंस और लेटर्स की हमें बखूबी जानकारी दी। इन खिलाड़ियों ने न केवल अभ्यास किया खिलाड़ियों के साथ अपने गेम का मैचेस के लिए, बल्कि हम ऑर्गेनाइजर होने के नाते चाहे वो कोई भी छोटे छोटे काम है, ग्राउंड से रिलेटेड है, ग्राउंड पे मार्किंग करना है या जिस तरह चेयर सेट करना है या किसी भी प्रकार का और कोई काम है, उसमें मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे खिलाड़ियों का। किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं, उन खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हर प्रोग्राम में भाग लिया। हरियाणा महिला आयोग अपनी 25वीं वर्षगांठ पर देश में पहली बार 2 दिवसीय इंटरनेशनल वुमेन समिट करने जा रहा है। यह आयोजन फरीदाबाद के सूरजगंज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 6 देशों के विदेश एम्बेसडर और गेस्ट खास तौर पर शिरकत करेंगे। कल से शुरू हो रही इस 2 दिवसीय समिट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हिस्सा लेंगे और इस कार्यक्रम का समापन हरियाणा के राज्यपाल करेंगे। आधा दर्जन से ज्यादा देशों की महिला प्रतिनिधि इस समिट में अपने देश में महिला अधिकारों पर विचार साझा करेंगी। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में यह पहली बार होगा जब हरियाणा महिला आयोग देश में पहली बार 2 दिवसीय इंटरनेशनल वुमेन समिट का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस इंटरनेशनल समिट में 6 देशों के विदेशी एम्बेसडर और गेस्ट खास तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं पूरे देश से 20 खास अतिथि आ रही हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कड़ी मेहनत के बाद आयाम स्थापित किए हैं। इसमें 6 देशों की एम्बेसडर और विदेशी गेस्ट आ रहे हैं। नेशनल हमारी 20 अतिथि आ रही हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में परचम लहराए हैं और हमारा प्रयास है कि हम उन बेटियों के माध्यम से नई जनरेशन में एक ऊर्जा डालें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कितनी मजबूत हमें रहना है, क्योंकि मजबूत बनने के लिए, आगे तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी कंटीली राहों से निकलना पड़ता है। तो हर बेटी कैसे करके वहां तक पहुंची, वो अपनी बात रखेगी, ये मैसेज हमारे यूथ तक जाएगा। 25वीं वर्षगांठ महिला आयोग की है, उस नाते हमने सोचा कि हमने हरियाणा के कई कार्यक्रम किए, नेशनल की कई कार्यक्रम किए, तो क्यों ना 25वीं वर्षगांठ पर इंटरनेशनल किया जाए, जो अपने आप में एक डिफरेंट होगा। 2 दिन का कॉन्क्लेव है, 2 दिन का कॉन्क्लेव 11 और 12 जनवरी, थर्सडे एंड फ्राइडे, सूरजकुंड 11 AM to 4 PM, जिसमें अलग अलग लोग अपनी बात रखेंगे, सेशंस होंगे, एक दूसरे से मेल जोल होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2024 अब 7 जुलाई को होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट PG 2024 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले यह परीक्षा 3 मार्च को होनी थी। परीक्षा की पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट 1 वर्ष के लिए विलंबित रहेगी और 2025 से कार्यान्वित होगी। राष्ट्रीय एग्जिट परीक्षा का उद्देश्य देश में मेडिकल लाइसेंसिंग और प्रवेश को व्यवस्थित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार मौजूद रहे। 4 दिनों के इस कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कला उत्सव को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय प्रायोजित कर रहा है। इस उत्सव का उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का
पोषण और प्रदर्शन कर शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। खेल कूद में पढ़ाई, स्पोर्ट्स में पढ़ाई, हैकेथन में पढ़ाई, राइटिंग कंपटीशन में पढ़ाई, ये कंपटीशन आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं रहेगा। ये जो कला संगम हो रहा है, ये आने वाले दिनों में ये सब मेन कोर्स के हिस्सा हो जाएगा। हम 21वीं सदी में हमारी देश की बच्चों को अगर विश्व की गुरु बनानी है, विश्व की लीडरशिप स्पेस में पहुंचानी है, तो एनईपी ने, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई, उसको बदलना पड़ेगा। उसको बदल के प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खेल, साइंस, एग्जीबिशन, कला, ये सभी को पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। शीतलहर भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस सीजन की बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी समेत चीनी बंगला अम्यूजमेंट पार्क की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। इस बीच मुंबई को भी बारिश ने भिगो दिया है। इस कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने कम दबाव के कारण बारिश हुई है। मौसम कार्यालय ने अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश तथा तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। अब खबरें फटाफट। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा व डिग्रियां करेंगे प्रदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स ने दोनों देशों के व्यापक रक्षा संबंधों की समीक्षा की। कहा, दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और दोनों के लक्ष्य हैं साझा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान का कोलकाता में निधन। प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे 55 वर्षीय राशिद खान। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का किया अनावरण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।